हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर जिसका नाम है संवैधानिक ढांचा। संवैधानिक ढांचा में आज हम लोग पढ़ेंगे उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि वर्तमान में हम जिस संविधान को देख रहे हैं उस संविधान का निर्माण किस आधार पे हुआ। आप लोगों को पता है कि अंग्रेज भारत आए, भारत में वो व्यापार करने के उद्देश्य से आए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत में अपना शासन का विस्तार करने लग गए और वे भारत पर शासन करने लग गए। तो अंग्रेजों के शासन के वक्त यानी कि ब्रिटिश के शासन के वक्त ही यहाँ पे तमाम तरह के अनेकों प्रकार के कानून भारतवासियों के ऊपर थोपे गए या भारत में कह लीजिए कि कानून लाए गए। उन कानूनों का एक क्रमवार सिलसिला चलता गया जिससे कि वर्तमान का जो संविधान है, हम कह सकते हैं कि वर्तमान के संविधान का विकास वहीं से शुरू हुई थी। तो आइए हम इसके पृष्ठभूमियों के बारे में आज हम पूर्ण रूप से यहाँ पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हमारे संविधान का विकास हुआ। तो दोस्तों, आप लोगों ने हिस्ट्री में ये पढ़ा ही होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लीजिए कि 1600 ईस्वी में, जस्ट मैं एक आपको टाइम लाइन दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मैं डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ और ये सब कुछ हिस्ट्री के हैं। आप ये हिस्ट्री में काफी अच्छे से काफी विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो जस्ट 1600 ईस्वी में जो है ब्रिटिश जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी वह भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई। 1764 में मुगल बादशाह आलम के साथ उनका लड़ाई हुआ। कहां पर? बक्सर की लड़ाई। इनको बक्सर की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। जिस वक्त कंपनी को विजय प्राप्त हुआ, कंपनी ने उस लड़ाई में जीत हासिल कर ली थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और इस जीत के बाद उन्हें भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया ईस्ट इंडिया कंपनी या कह लीजिए कि ब्रिटिश शासक की यहाँ पे प्रारंभ हो गई। तो देखिए, अभी उन्होंने भारत पर शासन करने के लिए तमाम तरह के एक्ट वगैरह यहाँ पे लाए जिनका हम एक क्रमवार तरीके से पहले चर्चा करते हैं। इसके बारे में हम सबके बारे में डिटेल्स हम पढ़ते जाएंगे। तो कंपनी के शासनकाल के कुछ अधिनियम: 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, हम ये सभी एक एक जो भी यहाँ पे जो भी एक्ट है या फिर जो भी अधिनियम है, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले जस्ट हम एक टाइमलाइन देख लेते हैं कि किस किस ढंग से और मतलब किस किस समय कौन कौन से एक्ट और कौन कौन से अधिनियम आए। तो आप ये 5 अधिनियम यहाँ पे देख रहे हैं। उसी प्रकार से इनका और भी अधिनियम होता गया, जैसे कि आप देख रहे हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद बनाया गया 1892 का भारत परिषद अधिनियम, फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा डिटेल्स में। इसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसके बाद जो आया वो आया 1919 का भारत शासन अधिनियम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। फिर 1935 भारत शासन अधिनियम। तो दोस्तों, अभी संविधान में बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई है। आप ये कह लीजिए कि भारत के जो संविधान है उसकी आत्मा 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही बसती है। और जो सबसे लास्ट में आया वह है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आइए अब हम एक एक करके इन सारे अधिनियमों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं क्या हैं, उन विशेषताओं को पहले सबसे पहले हम उनका एक हिस्ट्री देख लेते हैं, एक हिस्टोरिकल उनका एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। क्या रहा कि ब्रिटिश सरकार जो थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने लग गई। मतलब इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने लग गई। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। उसके बाद भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव जो है वह इसी एक्ट के थ्रू पड़ी। अब आइए इनकी विशेषताएं देखते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, यानी बंगाल के जो गवर्नर थे उसे उसका जो नाम था, मतलब उसके जो ये पद का जो नाम थे उसे बदल करके बंगाल का गवर्नर पद नाम दे दिया गया। और ऐसे पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद दूसरी इनकी विशेषता है कि मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तीसरी विशेषता है 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। चौथी विशेषता है कि ब्रिटिश सरकार कंपनी पर नियंत्रण करने लग गई। तो ब्रिटिश सरकार कंपनी पर नियंत्रण किस ढंग से की?
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण चालू कर दिया। तो ये थी 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट। अब आइए अब हम पढ़ते हैं 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सबसे पहले कौन सा एक्ट बना था? 1773 का। अभी इसके बाद क्या लाया गया? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो क्यों लाया गया? साधारण सी बात है कि जब भी कोई दूसरा एक्ट आता है, इसका मतलब ये है कि पहले वाले एक्ट में कुछ कमी रह गई होगी, उस कमियों को भरने के लिए एक नया दूसरा अधिनियम, दूसरा एक्ट लाया गया। तो इसमें भी वही हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 थी, उसकी कुछ कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। हालांकि ब्रिटिश संसद द्वारा 1781 में इस एक्ट को पारित कर दिया गया और 1784 में ये एक्ट बनाया गया। इसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इनकी विशेषताएं क्या थी? तो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक यानी कि अलग अलग कर दिया गया। जो भी उनके पॉलिटिकल वर्क थे और जो भी उनके कमर्शियल वर्क थे, उनको अलग अलग कर दिया गया। निदेशन मंडल के साथ कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण को दे दिया गया। यानी कंपनी के व्यापारिक मामलों का जो अधीक्षण था वो कौन करता था? निदेशन मंडल। और राजनीतिक मामलों का प्रबंधन कौन करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये देख लीजिए। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के व्यापारिक मामलों का अधीक्षण निदेशन मंडल के द्वारा होती थी और राजनीतिक मामलों के जो प्रबंधन थे, जो मैनेजमेंट थे, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा होता था। तो दोस्तों, अभी आज हमने दो एक्ट्स के बारे में पढ़ा। हम अपने आगे के लेक्चर्स में और भी दूसरे एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी जो हमने दो एक्ट्स के बारे में पढ़ा, उसके रूप में मैं आपको एक मॉक क्वेश्चन देता हूं। देखिए, यदि आपने मेरे लेक्चर्स अच्छे से सुने हैं तो आप ये का आंसर आप तुरंत आराम से दे सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। कौन सा कथन है? पहला कथन ये है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ओके। दूसरा कथन देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? आप सबसे पहले जब भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो तो सबसे पहले इन चीजों पे आप ध्यान दिया कीजिए कि पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। कभी कभी ऐसा आता है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही नहीं है। सही नहीं है इसका मतलब कौन से कथन गलत है। तो लेकिन उस वक्त अब भी आपके माइंड में ये रहेगा कि प्रश्न तो हमेशा सही पूछा जाता है, तो आप उत्तर अपना गलत कर सकते हैं सही जानते हुए भी। तो इसलिए सबसे पहले आप इस पर ज्यादा फोकस कीजिए कि पूछा क्या जा रहा है, सही पूछा जा रहा है या सही नहीं है पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है। तो दोस्तों तो देख लीजिए, पहला जो कथन है, पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। बिल्कुल सही है, नाम दिया गया था। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। जी नहीं, बिल्कुल गलत। तो किसको कहते हैं? 1784 के जो एक्ट थे उनको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या है? केवल ए। तो दोस्तों, अब हम आगे के लेक्चर्स में और भी विभिन्न प्रकार के अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा उस वक्त लाई गई थी, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।